गुड मॉर्निंग एवरीवन। 28 अगस्त 2025 है आज, और जो कल करंट अफेयर्स चर्चा में रहे, द हिंदू हो, पीआईबी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या वेरियस यूपीएससी के जो न्यूज इवेंट्स रहे, उनको हम यहाँ एमसीक्यू को फॉर्मेट में चर्चा करते हैं। 10 एमसीक्यूज देखते हैं, 10 टॉपिक कवर करते हैं, उसको स्टैटिक से लिंक करते हैं और ओवरऑल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। साथ ही आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है यहाँ पे एमसीक्यूज के थ्रू, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन के साथ ही आपका करंट अफेयर भी प्रिपेयर हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। देखिए, आज कल एक न्यूज में था, उसको बोला जा रहा है न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म। अब ये न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म क्या बोला है, तो अभी जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है अमेरिका का, इस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने एक पैरासाइट खोजा है, पैरासाइट। और ये जो पैरासाइट है, इसकी क्या खासियत है, ये फ्लैश ईटिंग पैरासाइट है। फ्लैश ईटिंग, कौन सी ईटिंग? फ्लैश ईटिंग पैरासाइट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये पहली बार ऐसा जो पैरासाइट मिला है जो फ्लैश ईटिंग है और ह्यूमन को भी इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब क्या, एक पैरासाइट मिला जिसको स्क्रू की तरह दिख रहा है। अब स्क्रू की तरह इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो टिश्यूज़ में जिस तरह से वो ग्रिल करता है, जिस तरह से ग्रिप बनाता है, वो लगता है कि स्क्रू से किसी को टाइट किया जा रहा है। तो इस तरह का पैरासाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि ये बेसिकली करता क्या है, कि जैसे मान के चलिए कहीं घाव है, 10 से अब घाव, उसमें ये पैरासाइट आ जाएगा और वो घाव कभी सूख नहीं पाएगा, ठीक है। उसी में मतलब कि बहुत सारे अंडे हो जाएंगे और वो पूरा घाव पूरा ख़राब हो जाएगा। इस तरह का अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका कैरिबियन आइलैंड में ये पैरासाइट पाया गया है। अब इस क्वेश्चन क्या यहाँ पे बन रहा है कि द न्यू वर्ल्ड स्क्रू इज फ्लैश ईटिंग पैरासाइट फ्लाई मेनली फाउंड इन साउथ अमेरिका कैरिबियन। तो ये बात यहाँ पे सही है, यहाँ पे ये पाया जा रहा है, ठीक है। ये जो अंडे घावों पर देता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा स्क्रू वॉर्म इन्फेस्टेशन इज इजीली क्यूरेबल एंड रेयरली लीड टू एनी सिग्निफिकेंस हेल्थ रिस्क ह्यूमन। अब देखिए ये स्टेटमेंट, अब अगर हम बात करें इसका, एक तो अगर हम बात करें इलाज ना हो तो इस मृत्यु तक हो सकती है, तो डेथ तक हो सकती है। तो जो बोला जा रहा है ना कितना इजीली क्यूरेबल है, इतना इजीली क्यूरेबल नहीं है। और इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि और ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट कर देता है बॉडी पे, ठीक है। और ये रेयर है ना, क्योंकि आमतौर पर जानवरों पर ये डिसीज पाया जाता था, लेकिन मानव पर पाया, तो इसका जो इलाज भी इतना इजी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो क्या आंसर क्या है इसका सही होगा, सही आंसर क्या हो जाए, 1 सही हो जाएगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कानी ट्राइब के बारे में। अब कानी ट्राइब के बारे में अगर देखें तो आपने सुना होगा केरला में एक ट्राइब है जो औषधि गुणों के लिए अपनी जानी जाती है, मेडिसिनल जो उनकी वैल्यूज़ है उसके लिए जानी जाती हैं। बेसिकली ये तो चलने फिरने वाली ट्राइब है, घुमंतू टाइप की ट्राइब थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये केरल के त्रिवेंद्रम जिले में, कहाँ त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम जिसे बोला जाता है, त्रिवेंद्रम में बस गई, परमानेंट एक तरह से इनकी बसावट हो गई है। अब अगर हम बात करें तो एमसीक्यू यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कानी ट्राइब इनहेबिटेड फॉरेस्ट ऑफ द अगस्थामलाई हिल। तो अगस्थामलाई हिल में इनका हैबिटेट है इन केरला, इज नोन एज देयर नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट इनके पास होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिससे शरीर के संबंध में जो भी रोग हैं उनका इलाज किया जा सकता है, तुरंत दर्द से निवारण प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह की जो औषधि गुण इनमें देखे जाते हैं। और इनमें पिलाथी एक वर्ड पॉपुलर, जो इनका कहते हैं ना कि जो इनका वो होता है, क्या कहते हैं, वैद्य होता है, वैद्य जो मतलब इलाज वगैरह का, तो उसे पिलाथी बोला जाता है। उसको माना जाता है कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तमिल भाषा बोलते हैं, मलयालम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, केरल में ही पाए जाते हैं। दे स्पीक ओनली मलयालम। तो देखिए ओनली मलयालम नहीं, अगर हम बात करें तो तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो केरल की जो मलयालम है वो भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द क्रिएशन ऑफ इंडियाज एनडीए फॉर कार्बन ट्रेडिंग इज द रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। हाल में क्या हुआ है कि एक डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया है। किसने इस्टेब्लिश किया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिस डिपार्टमेंट को बोला जाता है एनडीए। अब एनडीए सरकार नहीं, यह है नेशनल डिटर्मिनेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये जो राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, तो इसका अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की गई पेरिस समझौते के तहत। पेरिस समझौता 2015 में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज का है, ठीक है। अब इसमें एक प्रोविज़न है, क्या प्रोविज़न है पेरिस समझौते में? कार्बन ट्रेडिंग का। कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, सपोज करिए कोई देश है ना, ए देश है,
और उसको कार्बन इमिशन वो 100 क्वांटिटी का तक की परमिशन उसको मिलेगी, भाई तुम इससे ज़्यादा 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं कर सकते। कंट्री भी है, इसको भी 100 क्विंटल परमिशन है, लेकिन ये 60 क्विंटल ही क्या कर रहा है, कार्बन इमिशन कर रहा है, 40 क्विंटल बचा रहा है। तो ये क्या कर सकता है, ये कार्बन क्रेडिट जमा कर रहा है, इस कार्बन क्रेडिट को ये ट्रेड कर सकता है आर्टिकल 6 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कार्बन ट्रेडिंग की हमने समझ लिया। अब ये जो कमेटी, इसमें क्या होगा, इसमें 21 सदस्य होंगे, ठीक है। ये कार्य क्या करेगी, इमिशन कटौती जो वाली जो लिस्ट हैं, जो परियोजनाएं हैं, स्कीम्स, उनकी लिस्ट बनाएगी, उनको असेसमेंट करेगी, एक्सेप्टेंस देगी, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बात होती है। अब भारत का जो एनडीसी टारगेट है, नेशनल डिटर्मिनेशन जो कंट्रीब्यूशन टारगेट, क्या कहता है कि हम कार्बन इमिशन कितना करेंगे। तो भारत का टारगेट क्या था, तो 2005 के लेवल से हम क्या करेंगे, 45% कार्बन इमिशन कम कर देंगे। साथ ही ये भी भारत का टारगेट था कि 2030 तक हम जो 50% हमारी एनर्जी है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट करेंगे। एक और टारगेट क्या था कि भारत 2.5 से 3 ट्रिलियन जो कार्बन इमिशन है उसको कम कर देगा, कार्बन सिंक बनाएगा। कार्बन सिंक क्या है, जो कार्बन को सोख ले, है ना, जो कार्बन को अपने अंदर रख ले, ठीक है। ये यहाँ पे बात होती है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आपने देखा तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, बाय 2030 इंडिया एम टू अचीव 50% इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे यह कह रहा है। अब ये आंसर सही है नहीं आपको यहाँ पे बताना है, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। साथ ही एक और टारगेट है भारत का 2070 तक जो कार्बन इमिशन है, और अगर जीरो कार्बन भारत को बनना है, ठीक है। ये सारे टारगेट जो है पंचामृत टारगेट के अंतर्गत कहलाते हैं, जो मोदी जी ने ग्लासगो समिट में लिए थे। किसका समिट था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का जो समिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सुपर गरुड़ा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सुपर गरुड़ा शील्ड इज मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड एनुअली इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो सुपर गरुड़ा जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कहाँ पे हो रही है, जकार्ता में हो रही है। दूसरा, द एक्सरसाइज वाज ओरिजिनली अ बायलैटरल इवेंट बिटवीन इंडोनेशिया एंड US। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में आपको सही स्टेटमेंट बताना है, कौन सा सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो गरुड़ा एक्सरसाइज के बारे में, तो गरुड़ा एक्सरसाइज जिसे इंडोनेशिया में हो रही है 2022। अब ये अगर हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, कई सारे देश इसमें सम्मिलित होते हैं। अब इस संस्करण में आप देखेंगे इस बार जो सेशन हो रहा है, इसमें 4000 से ज़्यादा इंडोनेशिया जो सैनिक है, 1300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। अलग अलग देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्राज़ील पार्टिसिपेट कर रहा है, कनाडा पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, कई देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कई देश पर्यवेक्षण में है ना, पर्यवेक्षक हैं, ठीक है, जैसे भारत है, कंबोडिया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर अभ्यास मूल रूप से इंडोनेशिया अमेरिका के बीच द्विपक्षीय था। तो अगर हम बात करें जब स्टार्ट हुआ था तो द्विपक्षीय था, अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच ही था। बाद में अगर आप देखेंगे इससे कई देश, बाद में अधिक देश इसमें शामिल किए गए हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, कई देश बाद में शामिल किए गए, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ओनली हो जाएगा। इसको पहली बार 2006 में अमेरिका इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। 2022 के बाद इसमें देखें कई देश इसमें शामिल हो लेंगे। तो सुपर गरुड़ा एक्सरसाइज के बारे में हमने देखा। इसमें एक वर्ड भी देखने को मिलता है, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब कई देश की जो फौज है एक साथ काम करने की क्षमता दर्शाती हैं, उन्हें इंटरऑपरेबिलिटी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर GST इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स टैक्स रेट ऑन इनपुट इट हायर देन दैट आउटपुट। तो GST में इन्वर्टेड जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसमें इनपुट दर आउटपुट दर से अधिक होती है। अब ये क्या बोला है, अगर आप देखें, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान के चलिए आप एक हवाई जहाज़ बना रहे हैं। हवाई जहाज़ बनाने में जो इक्विपमेंट है उनमें GST रेट है 18% है, 12% है, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करें, एक्स सपोज कर रहे हैं हम, यस मान चले कि जो हवाई अब जो आउटपुट है इसका, ठीक है ना, अब जो आउटपुट है इसका अगर हम देखें तो कितना है, 5% है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो सामान हम खरीद रहे हैं, जो इनपुट हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट से ज़्यादा जो GST दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक एग्जांपल होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार फंडिंग की व्यवस्था भी करती है। दूसरा, सरकार क्या करती है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाद में रिफंड का भी प्रावधान आगे करने का प्रावधान कर रही है। तो यहाँ पे ये होता क्या है, ये तो आपने देख लिया। दूसरा, द रिजल्ट ऑफ एन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फॉर बिजनेसेस। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो बिजनेसेस को जल्दी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। अब बताना है आपको क्या है
क्या इसकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यापारियों को आसानी से मिल जाता है? नहीं। अगर हम बात करें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में इनपुट पर ज़्यादा टैक्स लग जाता है, तैयार वस्तुओं पर कम लगता है। इससे जो व्यापारी होते हैं उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का संचय तो हो जाता है, लेकिन इससे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई यहाँ पर, तो इसको ठीक करने की बात यहाँ पे हो रही है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा, इसका समाधान जल्दी से जल्द लगाया जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रेयर अर्थ मैग्नेट आर परमानेंट मैग्नेट मेड फ्रॉम एलॉय ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स मेनली न्यूडियम एंड सेमरियम कोबाल्ट। तो रेयर अर्थ जो मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि न्यूडियम होते हैं, सेमेरियम होते हैं। चाइना अकाउंट 90% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोसेस। अब ये होता क्या है, देखिए रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं किस काम में आते हैं, तो जो भी अगर आप देखें डिवाइसेस बनाने में बहुत सारे काम में आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वाहन निर्माता कंपनी जो गाड़ियाँ बनाती है उनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है। तो ऐसे रेयर अर्थ में जो मटेरियल उनको नियोडियम भी कहा जाता है, उसमें नियोडियम है, समेरियम है, बहुत सारे कोबाल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इनका यूज वैसे कम किया जाना चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, लेकिन अभी यूज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे अगर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है कि 90% से ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज कर रहा है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो रहा है कि ये कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, दूसरा भी यहाँ पे चाइना इतना यूज कर रहा है, तो दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की तरफ। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एम टू मेकिंग बॉर्डर विलेज सेल्फ रिलायंट कवरिंग विलेज अलॉन्ग नदर्न बॉर्डर स्टेट एंड यूटी लद्दाख। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या, तो गृह मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज़ 1 की शुरुआत की थी। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज़ 1 की शुरुआत की थी 2022-23 में, और पर्पस था कि 2025-26 तक काम करना। इसमें जो भी अगर आप देखें नॉर्थ में 2967 के आसपास जो गांव हैं उनको बेहतर गांव बनाना, ठीक है ना, उनमें डेवलपमेंट लाना। लक्ष्य था कि जो माइग्रेशन इसको भी रोकना, रोजगार को बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख जैसे राज्यों को टारगेट किया गया था। फिर इसका फेज़ 2 शुरू होता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज़ 2। इसमें पर्पस क्या है कि 2025-26 से लेके 2028-29 तक क्या करना है, इन राज्यों पर काम करना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले तो नॉर्थ जो स्टेट थे उनको टारगेट किया था, बाद में आप देखेंगे असम है, बिहार है ना, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, बहुत सारे राज्यों को भी टारगेट किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। इसमें ये पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित फंड, केंद्र क्षेत्रक फंड है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है पूरी तरह से, अर्थात केंद्र इसमें क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है कि राज्यों को भी पैसा लगता है, लेकिन केंद्र भी इसमें भागीदारी करता है 60-40 के रेशियो में। अगर सामान्य राज्य 90-40 के रेशियो में सीमावर्ती राज्य हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर फंड में प्रोविजन होते हैं पार्टिसिपेशन की, कितना पैसा कौन देगा। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आपको बताना है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, बहुत। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, नेशनल अवार्ड टू टीचर रिकॉग्नाइज मेरिटियस टीचर वेरियस कैटेगरी अवार्ड ऑन टीचर्स डे बाय प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, उपराष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अब ये सही या नहीं आपको बताना है। दूसरा, कंट्रैक्चुअल टीचर एंड शिक्षा मित्र आर एलिजिबल फॉर द अवार्ड। तो जो भी कंट्रैक्चुअल टीचर होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं इसके लिए, शिक्षा मित्र एलिजिबल होते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम इनकरेक्ट लग रहा है। 5 सितंबर को अगर देखें शिक्षक दिवस जब मनाया जाता है तो ये शिक्षा जो अवार्ड दिया जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो टीचर होते हैं उसके यहाँ पे पार्ट नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन हट जाएगा तो ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तावी रिवर इज द सेक्रेड ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो तावी जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, चेनाब नदी की सहायक है जम्मू कश्मीर, एंड डिवाइड करती है जम्मू को 2 भाग में। तो जम्मू को 2 भाग में बांटती है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, आफ्टर एंटरिंग पाकिस्तान तावी ज्वाइन ब्यास रिवर। तो पाकिस्तान में प्रवेश करता भी ब्यास को ज्वाइन करती है। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तावी जो है ब्यास में नहीं बल्कि चेनाब में मिलती है। किसमें, चेनाब नदी में मिलती है, और ये चेनाब की सहायक हो जाती है। तावी की लंबाई अगर देखें तो 141 किलोमीटर के आसपास होती है। कल्पास कुंड से निकलती है, जम्मू डोडम बहती है, और जम्मू में ही शहर को 2 भागों में ये बांटती है, ठीक है, तावी रिवर। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सतलज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक राकसताल तिब्बत एंटर इंडिया विया शिवकीला पास। ठीक है, अब सतलज नदी शिवकीला पास से निकलती है, जो राकसताल में निकलती है और शिवकीला से भारत में घुसती है।
दूसरा, इन इंडिया सतलज मर्ज विथ यमुना रिवर। अब देखिए ये क्या यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें, सतलज प्रमुख हिमालयी नदियों में से एक है जो तिब्बत के राकसताल से निकलती है और शिपकिल्ला दर्रा से एंटर करती है, ये बात यहाँ पे सही है। दूसरा, ये पंजाब में जाके ब्यास में मिल जाती है, पंजाब में जाके ब्यास में मिल जाती है, फिर चिनाब होते हुए सिंधु में भी मिल जाती है। ठीक है, तो जब सिंधु रिवर सिस्टम अगर हम देखेंगे जब, तो यहाँ पे समझेंगे इसके बारे में। यमुना से नहीं मिलती मुख्य रूप से, अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय की रिवर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। तो क्वेश्चन का ए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। पीडीएफ के लिए आप @india's affairs by दिवस द्विवेदी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे टेलीग्राम में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है।